दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक की। दोस्तों आज स्टॉक मार्केट में काफ़ी नीचे लो लेवल से रिकवरी आई। निफ्टी ने तो आज रिकवर कर लिया और निफ्टी बैंक आज थोड़ा लूज़ किया और सेंसेक्स ने आज गैप अमल की क्लोजिंग पॉजिटिव में क्लोजिंग दी। तो दोस्तों निफ्टी और निफ्टी बैंक की क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रह सकती है 16 अगस्त को, और ये रिवर्सल आ सकता है और कहीं पे कहाँ पे पुट राइटर और कॉल राइटर मतलब के ट्रैप होते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों क्या रहेगा 16 अगस्त को स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करेंगे, पूरा देखेंगे कहाँ पे निफ्टी और निफ्टी बैंक का लेवल निकल के आता है और क्या रहेगा टारगेट। तो दोस्तों पूरा हम एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कहाँ से क्यों आज मार्केट में गिरावट थी, उसके बाद फिर शॉर्ट रिकवरी आई। तो ये मतलब कि गिरावट रह सकती है कल परसों वेडनेसडे को कि जहाँ मार्केट गैप अप मूव कर सकती है। तो दोस्तों पूरा हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि एफआईसी की क्या पोजीशन है, जो इस वीक की क्लोजिंग है उस किस पॉइंट पे ये क्लोजिंग का मैक्सिमम पेन आ रहा है, यूएस मार्केट कैसी है। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही बेहतरीन 2 स्टॉक भी लेकर आया हूं जो आपके साथ शेयर करूंगा, और मैंने कहां पे ट्रेड किया, मेरी क्या पोजीशन है, ये भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले मैसेज मिले। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो आपको ये सारा देखना पड़ता है कि कौन सा इंडेक्स निफ्टी बैंक और सेंसेक्स, और अगर आप फिन निफ्टी में भी काम करते हो, इंडेक्स में ऑप्शंस में काम करते हो, तो ये आपको इसका जो एक्सपायरी का होता है यूएस मार्केट का, ये सारा आपको देखना पड़ता है। मार्केट के साथ आपको मिनिमम दिन में 10 15 20 मिनट टच रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चाहे मार्केट के ड्यूरिंग द टाइम, चाहे स्टार्टिंग में, चाहे बीच में, चाहे ओपनिंग में, बाद में क्लोजिंग में। किसी भी टाइम आप मार्केट को देखोगे तो कम से कम आपको जो मार्केट चल रही है उस हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। मार्केट क्लोज कैसे हुई है, कौन सी ऐसी न्यूज़ इवेंट कौन से आ रहे हैं, कौन से स्टॉक में इवेंट आज किसके क्वार्टर फर्स्ट के रिज़ल्ट थे और किसके रिज़ल्ट अच्छे आए, किसके रिज़ल्ट बुरे आए। तो ये सारा दोस्तों आपको थोड़ा सा मार्केट में टच रहने के साथ आपको पता चलता जाएगा। ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे मैसेज आते रहते हैं, कहीं पे भी आप कोई ऐप डाउनलोड कर लोगे तो आपको मैसेज आते रहेंगे। तो इतना कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको देखना जब भी कोई मैसेज आए तो देख लो। बहुत सारे लोग इससे ज़्यादा तो ऐसे मोबाइल देखते रहते हैं, कभी व्हाट्सअप या फेसबुक या कुछ भी देखते रहते हैं। तो अगर आप माइनर सा थोड़ा सा टाइम देकर जो मैसेज आए उसी को देख लोगे, जो इवेंट जैसे सीपीआई का डाटा आएगा परसों, कल सीपीआई का डाटा आएगा, उस हिसाब से वेडनेसडे की जो मार्केट होगी उसमें मूवमेंट उस हिसाब से आएगी। जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है, मार्केट का मूड माहौल उस हिसाब से बन जाता है। जैसे फेड की मीटिंग आती है यूएस मार्केट में, जैसे यूएस के सीपीआई के रिज़ल्ट आए थे, तो इसके चलते जो इवेंट्स आते रहते हैं उसी हिसाब से मार्केट की डायरेक्शन बनती रहती है। तो अगर एफआईज की बाइंग आती है तो मार्केट मूव करती है, एफआईज सेलिंग करते हैं तो मार्केट में प्रेशर आ जाता है। तो ये दोस्तों छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, कोई इतनी बहुत ज़्यादा हमें कोई टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसमें अगर आप कैश में काम करते हो, कैश एंड कैरी में स्टॉक फिजिकली बाई करके रखते हो, तो दोस्तों उसके लिए भी आपको टेक्निकली थोड़ा सा देखना पड़ता है। मान लीजिए आज कोई ऐसा स्टॉक है जो गिरा हुआ पहले, तो आप उसी में एंटर कर सकते हैं, उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। कोई ऐसा स्टॉक है जो पहले ही अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर चला गया, तो उसमें आप पोजीशन बनाने से तो आपको इतनी आपको अंडरस्टैंड कर ही पाओगे ना। तो ये शेयर अभी 10 दिन 15 दिन या 1-2 महीने में अपने प्राइस से लगभग 20% या 30% ऊपर चला गया, तो उसमें तब उस पॉइंट के ऊपर एंट्री करने का तो वो खतरे का काम हो जाता है ना। अगर वहीं से वो 10% भी करेक्शन में आएगा, 30% चढ़ गया, उसके बाद थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों, जब भी जो शेयर होते शेयर मार्केट होती है, स्टॉक होते हैं, वो एक साथ से ना तो ऊपर जाते हैं ना एक साथ नीचे आते हैं। जैसे कोई आदमी सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है, तो उसने मान लीजिए कि 100 सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो 100 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए वो पहले 20-25 सीढ़ियाँ तो बड़ी स्पीड से चढ़ जाएगा, तो उसके बाद उसको थोड़ी सांस लेगा, रुकेगा, उसके बाद फिर आगे सपोर्ट करेगा। तो उसका मतलब है ये
थोड़ी थोड़ी सी आदमी सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ता जाता है ऐसे। तो ऐसे ही मार्केट है, जब वो ऊपर जाती है, मान लीजिए कि 500 पॉइंट ऊपर जाएगी तो उसमें से फिर 100-200 पॉइंट की वो करेक्शन नीचे आएगी। उसमें लोग थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जो स्टॉक होते हैं उसको उसमें प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो थोड़ा सा नीचे आता है। बाद में चाहे वही लोग जिन्होंने बेचा होता फिर वो उसी में एंटर कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई शेयर को 500 में बाई किया था, जैसे वो 550 चला जाता तो वो एग्जिट कर सेल करके तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो बाद में वो वेट करते हैं कि ये 550 से नीचे आएगा, तो कई बार वो वेट करते हैं 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, तो वो कुछ स्टॉक नीचे आता ही नहीं है। तो फिर उनको लगता है ये स्टॉक तो अच्छा है, फिर वो 550 में दोबारा फिर एंट्री करते हैं। तो ऐसे करके वो एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से मार्केट चलती है। एक मान लीजिए जो मार्केट ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया होता है वो उसका रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। ये रेजिस्टेंस लेवल जो होता है ये वीकली हम देखें, मंथली देखें, क्वार्टरली देखें, ऐसे के इस हिसाब से भी बनता है। और जो उसने मान लीजिए उसने एक वीक में कितना लाइफ टाइम हाई बनाया वो उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। उसके नीचे उसने सपोर्ट कहाँ पे लेकर मार्केट रिवर्स जाती है। जैसे आज बात करें, जैसे मार्केट पहले आज काफ़ी लगभग 100 पॉइंट प्लस नीचे चली गई थी, तो मार्केट ने मान लीजिए 19,400 पे सपोर्ट ली, 19,400 से सपोर्ट ली, वहाँ पे फिर वापस रिकवरी आ गई, बाइंग आ गई, तो मार्केट ऊपर वापस चल गई। लास्ट में मार्केट मतलब 5-6 पॉइंट पॉजिटिव में ही क्लोज़ हुई। तो ये दोस्तों जब मार्केट डाउन से पॉजिटिव में क्लोज़ होती है तो उसका एक ट्रेंड आ जाता है कि मार्केट में सेलर तो बहुत आए थे लेकिन उसके अगेंस्ट बायर और भी ज़्यादा आ गए जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया और मार्केट पॉजिटिवली क्लोज हुई। तो ये दोस्तों छोटी छोटी बातों के ध्यान रखना होता है, इतनी कोई टेंशन लेने की भी बात नहीं है। तो अगर आप उस स्टॉक को बाई करोगे जो पहले से गिरा हुआ, जो मैंने आज आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ वो अपने मतलब कि टॉप से 15-20% नीचे हैं, तो वो 15% नीचे हैं तो आप और 15% या 20% गिरने तक आपकी तैयारी रहेगी। तो जो स्टॉक अपने टॉप से 40% गिर जाता है तो वो कितना गिरेगा, पहले ही ओवरसोल्ड है। जो आज आपको मैं शेयर बताऊंगा वो पहले इतने ओवरसोल्ड हो चुके हैं। तो दोस्तों एक लिमिट होती है ना, किसी भी कंपनी, अच्छी कंपनी के शेयर की कोई लिमिट होती है, वो इतना गिर ही नहीं सकता। उसको जब एक लेवल होता है भी यहाँ तक इसकी सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाएगा, तो वहाँ पर हर बंदे को पता लगता है कि ये तो इतना शेयर नीचे आ गया, ये 2 दिन पहले 700 पे था, आज 550 या 650 पे मिल रहा है या 600 पे मिल रहा है, तो वो उस हिसाब से उसमें बाइंग आ जाती है। तो जैसे थोड़ा सा उसमें टाइम मिलता है तो वो रिकवर कर जाता है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जनरल बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो चलिए एक हम बाज़ार पे नज़र मारते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने ये देखिए आज 6 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई, ये लगभग 100 पॉइंट नीचे चला गया था। मैं आपको दूसरे टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखेंगे, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी बैंक की बात करें तो इसने आज 108 पॉइंट लूज़ किया, लगभग 1/4%। सेंसेक्स की बात करें तो ये इसने 80 पॉइंट गेन किया, 0.12%। और इंडिया विक्स की बात करें तो आज इंडिया विक्स पॉजिटिव ही रहा, नीचे आया ही नहीं। विक्स आज ऊपर ही था, 4.25% प्लस पे ये क्लोज़ हुआ, ये 6-7% भी ऊपर चला गया था। तो इंडिया विक्स का दोस्तों बहुत ही रोल होता है। अगर आपने ऑप्शन बाइंग करनी होती है तो इंडिया विक्स जब नीचे होता है तब आपको बाइंग करनी चाहिए, और जब इंडिया विक्स ऊपर होता है तब आपको सेलिंग करनी चाहिए। जब हम इंडिया विक्स ऊपर बढ़ जाता है तो प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ जाता है, तो प्रीमियम का जब प्राइस बड़ा होगा तो हम उसको बाई करेंगे तो हमने प्रीमियम का प्राइस पैसा देना होता है, तो हमको वो महंगे रेट पे मिलेगा। उसी पे अगर हम उसको सेल करेंगे तो वो हमने सेल करके हमें प्रीमियम मिलता है, तो हमें वो बढ़ा हुआ प्रीमियम मिलेगा। 100 रुपये जैसे उसका प्रीमियम बढ़ गया किसी शेयर का, हमने ऑप्शन का, तो जैसे उसी प्राइस के ऊपर ही रहेगा। तो अगर वो बाद में विक्स थोड़ा नीचे आ जाएगा, मान लीजिए जैसे ये आज 5% ऊपर है, 4.5 यहाँ पे दिख रहा है, 4.25, ये मतलब कि फ्लैट आ जाएगा, जो इसका कल का रेट था उसी प्राइस के ऊपर आ जाएगा। तो जो आपने 100 रुपये का प्रीमियम को सेल किया वो ऑटोमेटिक उसमें 2-3%, 2-3 रुपये, 2-3 पे उस हिसाब से वो नीचे आ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस में काम कर रहे हो, इंडेक्स में काम कर रहे हो, बैंक निफ्टी में कर रहे हो, निफ्टी में कर रहे हो, और जहाँ किसी स्टॉक में कर रहे हो, वो उस हिसाब से ये वोलेटिलिटी कैलकुलेशन होती है, तो इससे आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो दोस्तों सब चलो बात करते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट की, सॉरी निफ्टी की। निफ्टी 50 की बात करें तो दोस्तों ये इस कल क्लोज था फ्राइडे को 19,428, तो ये आज ओपन होता 19,383, लगभग 50 पॉइंट, अप्रॉक्सीमेट 50 पॉइंट ये गैप डाउन खुलता है। तो गैप डाउन खुलने के बाद फिर ये
काफ़ी लो चला जाता है, नीचे नीचे ये चला जाता है 257। ये देखिए ये 257 से इसने सपोर्ट ली, तो उसके बाद फिर सारा रिकवर कर गया। आप देखिए 257, तो अब 434, लगभग 200 100 150 180 पॉइंट, 180 पॉइंट का इसने रिकवर किया। तो इसका मतलब बाज़ार अब रिवर्सल आ गया, इसमें सपोर्ट आ गई है, ये स्ट्रॉन्ग थोड़ा बन गया। इतनी इतनी मतलब कि नीचे जाके फिर इसने रिकवरी की है, वहाँ पे बाइंग आई है। तो ये एक इशारा करता है कि बाज़ार निफ्टी अब थोड़ा मतलब के फिर रिवर्स कर सकता है। तो दोस्तों 100% किसी की कोई गारंटी नहीं है कि वेडनेसडे को गैप अप खुलेगा कि गैप डाउन खुलेगा। फिर भी दोस्तों जो इंडिकेटर के हिसाब से अगर हम टेक्निकली देखें, तो इस इंडिकेटर से हमें ये पता चलता है कि मार्केट थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी 50 थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये गैप अप भी खुल सकता है, तो गैप अप चाहे ना भी खुले, चाहे गैप डाउन खुल जाए, तो एंड में क्लोजिंग कहाँ पे करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों इसने फिर जो हाई जो बनाया वो बनाया 465, तो 465 इसने हाई बनाया, उसके फिर 434 पे क्लोज हुआ लगभग, इससे 30 पॉइंट और मतलब कि ये 6 और 30 लगभग 40 पॉइंट ये प्लस भी गया था। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आके ये क्लोज हो जाता है 34 6 पॉइंट पे, प्रीवियस की क्लोजिंग है 6 पॉइंट अप करके। तो इसके हम अगर टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें, तो इसकी जो कैंडल जो ग्रीन कैंडल ही बनी है, इसने ये देखिए मिडल लोअर बलिंजर बैंड को टच किया, 50 डेज़ मूविंग एवरेज को इसने टच किया। ये जो येलो कलर की लाइन है ये इसकी 50 डेज़ मूविंग एवरेज की। तो ये देखिए 50 डेज़ मूविंग एवरेज से इसने सपोर्ट ली है, उससे इसने सपोर्ट लिया, तो वहाँ से रिवर्सल आया। तो इसमें एक किस्म का इसको ब्रेकआउट भी मान लेते हैं कि ये 50 डेज़ का ब्रेकआउट इसने किया। तो जैसे ये 50 डेज़ का ब्रेकआउट करके ऊपर ही क्लोज हुआ, तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इसकी सपोर्ट है, जिससे आज इसने रिवर्सल किया 19,260 से। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर आप देखें, तो निफ्टी 50 अभी थोड़ा फिर से रिवर्सल कर सकता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया, जैसे थोड़ा सा बढ़ता थोड़ा गिरता है, कंसोलिडेट करता है। तो दोस्तों अब मार्केट कोई नया मूव दिखा सकती है, तो आपको उस हिसाब से पोजीशन बनाकर चलना चाहिए। अगर आप ऑप्शन में काम करते हो, तो आपको अपनी पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए, एक साइड भी पोजीशन बनाकर नहीं चलना चाहिए। अगर आप ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करते हो, तो सुबह पता नहीं मार्केट कितने पॉइंट ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, तो अगर आपके अगेंस्ट मार्केट 200 300 400 पॉइंट भी चले गए, तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो उससे क्या, अगर आपने पोजीशन को हेज किया होगा, तो एक बहुत ज़्यादा मार्केट जब एक साइड में चली जाती है, तो एक साइड में तो आपका काफ़ी लॉस होगा, लेकिन दूसरी साइड में कुछ प्रॉफिट भी होगा जो आपकी पोजीशन को एडजस्ट करेगा। मान लीजिए कि एक साइड मार्केट बहुत ज़्यादा चलती है, आपका 10,000 का लॉस हो गया, तो दूसरी साइड में चाहे आपका 5,000 का प्रॉफिट होगा, आपका नेट लॉस तो फिर 5,000 ही रहेगा। अगर आपने दूसरी पोजीशन ना बनाई होगी, तो आपका फिर नेट आपका पूरा का पूरा ही लॉस होगा। तो इससे बचने के लिए अपनी पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए जब भी हम पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करते हैं। तो मैं तो दोस्तों हमेशा ऐसे ही करता हूँ, मैं पोजीशन को कभी अकेला नहीं छोड़ता, उसको हेज करके ही रखता हूँ। हाँ कभी कभार जैसे ऑर्डर लगाते हैं, तो ऑर्डर वो प्राइस पे आता नहीं है, तो टाइम कई बार देखते नहीं, हम काम करते रहते हैं तो पता ही नहीं चलता, तो ऑर्डर लगता ही नहीं है, तो ये वैसे पोजीशन रह जाती है। तो अदरवाइज़ मैं पोजीशन को हेज करके ही चलता हूँ। तो दोस्तों आज देखें इसके कौन से शेयर थे जो आज भाग रहे थे। दोस्तों आज सबसे आगे था इन्फोसिस, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस। आज इसने 21 रुपये लगभग 1.5% इसने मूव दिखाया। टाटा कम्युनिकेशन की बात करें, तो इसने भी आज लगभग 1.5% 25 रुपये का मूव दिखाया। डिविज़ लैब की बात करें, तो इसका जो डिविडेंड एक्स रिकॉर्ड था उसको भी इसने छोड़ दिया, तो आज लगभग 1.5% ऊपर चला गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर इसमें मेरी पोजीशन थी, बड़ी देर से इसको मैं वेट कर रहा था, तो आज इसने भी 1.25% का मूव दिखाया। ये 2533 पे क्लोज़ हुआ, लेकिन ये हाई 40 तक भी गया था, तो ये आज अच्छा इसने रिस्पांस दिया काफ़ी दिनों के बाद। तो अब इसमें मूव आ सकती है, लेकिन दोस्तों पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए, पता कोई नहीं होता। तो रिलायंस ने भी आज 1% बढ़ा है। एलटी की बात करें, ये भी लगभग 0.25%। आईसीआईसी बैंक भी 0.25%। एशियन पेंट आज ½ %, मैंने आपको बताया था एशियन पेंट आज बढ़ गया। विप्रो भी आज ½% बढ़ गया। ओएनजीसी भी आज ½ %। हीरो मोटर को, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक, नेस्ले इंडिया, सन फार्मा,
कोटक बैंक, आईटीसी और पावर ग्रिड, ये सारे शेयर आज भाग रहे थे। और गिरने वाले आईटीसी, टीसीएस, ये भी लगभग फ्लैट ही है, तीनों शेयर तो फ्लैट ही, डॉक्टर रेड्डी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। और गिरने वाले सबसे आगे था आज जीएसडब्ल्यू स्टील, ये आज लगभग 2.5% से थोड़ा ऊपर गिरा। हिंडाल्को भी आज गिरा, इसका डिविडेंड एक्स रिकॉर्ड था, ये भी 2.5% गिरा। एसबीआई भी आज लगभग 2.25% गिरा। टाटा स्टील गिर गया 2%, 2.25%। अपोलो हॉस्पिटल भी आज 2.25% गिरा। अडानी पोर्ट भी आज गिर गया। श्री सीमेंट, यूपीएल, आइसर मोटर का आज एक्स डिविडेंड रिकॉर्ड एडजस्टमेंट था, आज इसका एडजस्टमेंट था, इसने 37 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था और 50 रुपये ये गिर गया। तो चलो, जिन्होंने डिविडेंड लिया उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आगे और कौन से शेयर थे? बजाज फिनसर्व की बात करें तो ये भी 1.5% गिरा। सिप्ला भी गिरा, एसबीआई लाइफ, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईओसी, ग्रासिम, टाटा मोटर, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारे शेयर आज गिरे पड़े थे। कोल इंडिया की बात करें तो ये भी आज 0.5% गिरा। भारतीय एयरटेल, मारुति, बीपीसीएल, ब्रिटानिया, टाइटन, एचडीएफसी लाइफ, टेक महिंद्रा और एससीएल टेक, काफ़ी शेयर आज गिरे थे। बढ़ने वाले शेयर आज कम थे और गिरने वाले ज़्यादा थे। तो दोस्तों, निफ्टी अगर हम बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक का प्रीवियस था 44,199, आज ये ओपन होता है 44,066 पे। लगभग ये 150 पॉइंट से थोड़ा, लगभग 150 पॉइंट ही ये गैप डाउन खुलता है। तो गैप डाउन खुलने के बाद फिर ये अपना जो लो बनाता है वो 43,000, काफ़ी नीचे आ जाता है, 43,776, अपने ओपनिंग पॉइंट से भी 300 पॉइंट नीचे आ जाता है। उसके बाद फिर इसमें रिवर्सल आता है, थोड़ी सी बाइंग आ जाती है, तो जिसके चलते इसका हाई जो है वो 44,212, 200 मतलब कि अपने जो लो था उसके ऊपर चला जाता है, हाई बना देता है 44,212 का। उसके बाद फिर इसमें थोड़ी सी नीचे आके 44,090 पे क्लोज़ हो जाता है, 108 पॉइंट लूज़ करके 1/4%। तो इसके कौन से शेयर थे जो आज भाग रहे थे? इसके शेयरों की बात करें, इसके टेक्निकल चार्ट की बात करें तो दोस्तों, इसने निफ्टी जो बैंक है निफ्टी 50 के मुकाबले वीक है, ये वीक है। ये देखिए, इसने ये सारे गैप फिल कर दिए, यहाँ से जो गया था इसने ये यहाँ तक आ गया ना, ये इसने सारे ये वाले गैप अपने फिल कर दिए। तो गैप फिलिंग जो थ्योरी है उस हिसाब से निफ्टी 50 भी अपने गैप फिल करने के लिए नीचे आ सकता है, लेकिन वो काफ़ी नीचे आया भी है। अब 1-2 गैप उसने छोड़ा, उसको भी किसी दिन वो पूरा कर सकता है, उसके बाद ऊपर जा सकता है। तो ये देखिए, आज इसने जहाँ तक आ गया था ये वाला गैप इसने फिल कर दिया, तो लगभग इसने अपने जो गैप थे वो फिल कर दिए। तो आज इसकी जो कैंडल बनी वो बायर और सेलर लगभग बराबर ही थे। उसके बाद लास्ट में थोड़े से सेलर का जोर ज़्यादा पड़ गया, तो जो इसके 108 पॉइंट गिर गया। ये देखिए, पूरी रेड कैंडल बनी है और दोनों बॉडी इसकी बनी नहीं है। आज कैंडल की कोई बॉडी बनी नहीं है, इसकी सिर्फ बिग्गी बनी है, ऊपर भी और नीचे भी। तो अगर इसका RSI देखें तो वो 36 है, जो काफ़ी मतलब कि ओवरसोल्ड में जा रहा है। तो ये अब थोड़ा निफ्टी बैंक जो बल्कि थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए इसको बेरिश मान सकते हैं। जैसे ये 30 से भी नीचे चला गया तो फिर हम इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश मान सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी पोजीशन को एडजस्ट करके चलना चाहिए। तो आगे अगर हम देखें इसके कौन से शेयर थे जो भाग रहे थे, ICICI बैंक आज 0.25% भागा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक भी आज 0.5% भागा, एक्सिस बैंक लगभग 1/4%, AU फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी आज लगभग फ्लैट ही था। और गिरने वाले शेयर थे, सबसे आगे था आज SBI आज 2.25% गिरा, बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज 2% गिरा, इंडसइंड बैंक आज 0.5% से थोड़ा ऊपर गिरा, HDFC बैंक भी आज 0.5% गिरा, PNB की बात करें तो ये भी 1/4% गिरा और फेडरल बैंक 0.15% गिरा। तो ये सारे शेयर जो आज गिर रहे थे, तो जो बढ़ने वाले शेयर थे वो कम थे, तो गिरने वाले थोड़े ज़्यादा थे, लेकिन परसेंटेज वो गिरने वाले शेयरों की ज़्यादा थी, चढ़ने वालों की कम थी। तो दोस्तों, अगर हम अब देखें US बाज़ार FIs की क्या पोजीशन है, तो FIs की अगर हम बात करें तो FIs ने आज कैश में 2,334 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है कैश सेगमेंट ने। तो वहीं पे DIs ने इनके अगेंस्ट 1460 करोड़ का माल खरीद लिया। उन्होंने बेचा, FIs ने कितना बेचा? 2,324 करोड़ का इन्होंने माल बेचा। उसके अगेंस्ट जो DIs थे उन्होंने 1400, लगभग आधे से थोड़ा सा 1/3% उन्होंने माल खरीद लिया, जिसके चलते नेट जो वो सेलिंग की आई थी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, नेट अब तक कैश सेगमेंट में
अगस्त मंथ की, जैसे आज 14 अगस्त की बात करें तो 9,870 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। तो वहीं पे इनको ने बाइंग डीआईज ने 6,814 करोड़ की बाइंग की है। तो नेट सेलिंग ही निकल के आती है। तो ऑप्शन के इंडेक्स की बात करें तो एफआई ने जो इंडेक्स के जो फ्यूचर थे उसमें इन्होंने लगभग 100 करोड़ की सेलिंग की है। और इसके जो फ्यूचर के जो इंडेक्स थे, इंडेक्स के जो ऑप्शंस थे, इसमें इन्होंने 6,832 करोड़ की बाइंग की थी। तो स्टॉक का देखें तो स्टॉक में इन्होंने 1,583 करोड़ की सेलिंग की थी स्टॉक के जो फ्यूचर थे। तो स्टॉक की जो ऑप्शंस थी उसमें इन्होंने 193 करोड़ की सेलिंग की। तो ऐसे ही ये सारा डाटा मैनिपुलेट करते हैं, तो लोगों को ऐसे फंसाते हैं। तो दोस्तों यूएस बाज़ारों की बात करें तो यूएस बाज़ार की बात करें तो हमारे इंडेक्स आज 2 हरियाली में थे, विक्स भी हरियाली में था और निफ्टी बैंक आज लालगी में था। डॉ जोन की बात करें तो काफ़ी दिनों की गिरावट के बाद अभी भी ये 16 पॉइंट नीचे है। S&P 500 की बात करें ये थोड़ा पॉजिटिव है। नैस्डैक अब थोड़ा सा पॉजिटिव है। स्मॉल कैप 2000 इनका ये थोड़ा नेगेटिव है। S&P विक्स इनका देखें तो ये थोड़ा पॉजिटिव है। कनाडा का ये देखें तो ये पॉजिटिव है। बोस्पा देखें तो नेगेटिव है। तो दूसरे बाज़ारों के टैक्स की बात करें ये पॉजिटिव है। कनाडा की बात करें जो नेगेटिव है। तो काफ़ी यूएस बाज़ारों की बात यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी बाज़ारों का जो मिला जुला सा संकेत आ रहा है। कुछ बाज़ार जो गिरे हैं वो माइनर से गिरे, बहुत ज़्यादा नहीं गिरे। तो जो बड़े हुए हैं वो भी माइनर से ही बड़े हैं, बहुत ज़्यादा ना गिरे हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो इसमें भी अगर आप देखें तो सारे के सारे चाइना के बाज़ार देखें, न्यूजीलैंड के देखें तो इसमें लगभग सभी बाज़ार जो वो सारे गिरे पड़े हैं। तो कोस्पा की बात करें तो कोस्पी भी आज गिरा हुआ है। तो कराची की बात करें पाकिस्तान का, ये भी आज बढ़ा हुआ है ये। तो काफ़ी बाज़ारों का मार्केट का यूएस का थोड़ा मिक्स ट्रेंड ही है। तो उसके हिसाब से ही आप पोजीशन बनाए। ग्लोबल मार्केट की बात करें ऑस्ट्रेलिया के, ये भी आज गिरा हुआ, हांगकॉन्ग भी गिरा हुआ, इंडोनेशिया थोड़ा सा पॉजिटिव है लेकिन माइनर सा ही है। तो मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, साउथ कोरिया, ये सारे बाज़ार गिरे पड़े हैं। तो मार्केट का जो मूड माहौल है यूएस और ग्लोबल मार्केट का, वो बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, एवरेज ही है। तो उस हिसाब से ही आप अपनी पोजीशन को बनाकर चलें, एडजस्ट करते चलें ड्यूरिंग द ट्रेडिंग। तो इसमें आप देखोगे सारे के सारे बाज़ार इसमें लगभग सारे के गिरे पड़े हैं। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे। दोस्तों आज आपके लिए मैं 2 बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया, वो देखिए कौन से हैं। दोस्तों एसबीआई, मैंने पहले भी आपको बताया था, एसबीआई ने आज फिर आपको मौका दिया। ये देखिए कितना नीचे आ गया, 560 पे आ गया। इसका आरएसआई आ गया 32, बहुत ओवर सोल्ड हो गया। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखोगे 620 यहाँ पे इसने कितने दिनों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आज 11 ट्रेडिंग सेशन से ये गिरा और 620 से आज ये 560 पे आ गया। लगभग इसने 40 और 60 रुपये का इसने डॉप मूव दिखाया नीचे की तरफ। लगभग देखें तो पूरा इसने 10% से थोड़ा सा ऊपर 11-12% इसने फॉल दिखा दिया। तो अब आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अच्छा बैंक है, अच्छी कंपनी है। जैसे ये थोड़ा सा फर्स्ट क्वार्टर के इसके रिज़ल्ट थोड़े अच्छे नहीं आए थे जिसके चलते इसमें सेलिंग आई। तो ये एक टेम्परेरी ही फैक्टर, बहुत देर तक रहेगा नहीं। जैसे ही आप इसमें देखोगे थोड़ा सा 500 तक भी, अगर ये 550 तक आ गया तो ये इसमें बाइंग आ जाएगी। ये थोड़ा सा कंसोलिडेट भी अब ये कर सकता है। तो ये हो सकता है थोड़े 10 15 20 दिन थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, 550 और 540 तक भी आ जाए, वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करे। तो जैसे जैसे इसका डेज बीतते जाएंगे, इसका जो टेक्निकल चार्ट के ऊपर इसका ब्रेकआउट आएगा, जैसे ब्रेकआउट आएगा ये शेयर दोबारा ऊपर 600 को पार कर सकता है। तो दोस्तों यही एक मौका होता है पैसा इन्वेस्ट करके उसमें पैसा कमाने का। जो शेयर अगर यहाँ पे आपने बाई किया होता, किसी ने मान लीजिए उसको अच्छा लगा तो यहाँ पे बाई की थी 620 पे, तो आज 600 560 आ गया, 60 रुपये उसका लॉस हो जाना था। तो मान लीजिए किसी ने 100 शेयर भी लिए होता तो 6000 का उसका लॉस होना था। तो मैं हमेशा तभी तो आपको बताता हूँ, जितने भी यहाँ मान लीजिए आपने शेयर बाई कर रहे तो सिर्फ आपको 20% ही बाई करना चाहिए। मान लीजिए 20 शेयर लेने चाहिए, 20 शेयर आपको फिर यहाँ खरीदने चाहिए थे, फिर आपको 20 शेयर यहाँ खरीदने चाहिए थे, फिर आपको 20 शेयर यहाँ, और उसके बाद जैसे आज बात करें तो यहाँ तो 5 बार, जैसे यहाँ 60 रुपये के बीच आपने 5 इंस्टॉलमेंट में 100 शेयर खरीदे होते तो आपका जो एवरेज प्राइस था वो लगभग आ जाना था 580 के आसपास, 80-85 जहाँ तक आ जाना था, 590 आ जाता। तो अब इसका था 560, लगभग
तो 30 × 100 आपका 3,000 का लॉस होना था, तो वहाँ पे आपका 6,000 का लॉस होना। तो ऐसे आप एवरेज करके अपना प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये इसमें फिर मूवमेंट आएगी तो जैसे ये फिर 620 पे जाएगा तो तब आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तब आपका प्रॉफिट हो जाएगा 30 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। आप उसके ऊपर जाएगा तो और प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों ऐसे करके आप कम क्वांटिटी से ही एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों एक और बेहतरीन शेयर है टाटा पावर। दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो अब ये बुलिश मोड में, अभी भी इसका RSI 52 है, लेकिन आज इसने थोड़ा सा डाउन आया था। ये लगभग आज 5 रुपये आज नीचे आया था। तो कल से पहले फ्राइडे में भी ये नीचे आया था, उसके पहले ये कंसोलिडेट कर रहा था काफ़ी दिनों से। ये देखिए यहाँ से इसमें कितना मूव आया था, 220 से ये यहाँ 220 से ये सीधा 235 गया था। 35 पे ये क्लोज़ हुआ था, गया तो ऊपर 37 तक चला गया था। तो लगभग 15 रुपये इसने एक ही दिन मूव दिखाया था। उसके नेक्स्ट दिन ये देखे उसके बाद का 2 दिन और इसने मूव दिखाया, ये 245 तक चला गया था। तो अब उसमें फिर प्रॉफिट बुकिंग आई है तो ये थोड़ा नीचे आ गया। तो दोस्तों मार्केट में ऐसे चलता रहता है। तो आप ऐसे स्विंग ट्रेडिंग करके जहाँ पे आया तो आप बाई कर लो, जहाँ पे आया तो बेच दो, फिर जहाँ पे आएगा तो बाई कर लेना, फिर जहाँ पे जाएगा तो सेल कर देना। तो ऐसे आप स्विंग ट्रेडिंग करके भी आप पैसा अपना बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी ये अच्छा शेयर है और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं मैंने कहाँ पे दोस्तों पोजीशन बनाई थी, ये आज आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरी ये एग्जिस्टिंग पोजीशन थी ये पहले की, ये वाली। तो इसमें आज इसका देखें तो ये 100 रुपये तक भी चला गया था। इसमें लगभग मेरा 20,000 के से भी ऊपर 21-22 हज़ार का इसमें लॉस हो गया था। तो जैसे ये रिकवर किया इसने, आज इसमें मूवमेंट आ गई है। तो मूवमेंट आई तो ये आज 25-30 रुपये ऊपर चला गया। जैसे ये अपने हाई पे आया ना, जो इसकी जो स्ट्राइक प्राइस थी, तो मैंने अपनी पोजीशन को हेज कर दिया। मैंने इसको, हो सकता है ये अभी और ऊपर चला जाए, लेकिन पता फिर भी कोई नहीं होता। अब मान लीजिए ये नीचे गया था, जैसे 2500 पे आया था, तो इसमें भी मेरा ये लॉस हो रहा है। ये 100 रुपये तक आ गया था ये वाला प्रीमियम, तो मेरा लॉस 20,000 था। तो कल को क्या होगा, मतलब वेडनेसडे को मार्केट खुलेगी, मान लीजिए फिर 2500 पे आ जाएगा, तो इसमें तो फिर मेरा 20,000 का ही लॉस होगा, जो पहले भी मुझे पता 20,000 ही हुआ। लेकिन ये मेरा 7,000 का ये कवर करेगा। ये इसका जब ये यहाँ पे जब ये 2500 पे आएगा तो इसका जो 59 है ना, ये आ जाएगा 30 रुपये के लगभग, 30 और हाँ 9,000 का ये प्रॉफिट देगा। तो इधर 20,000 का लॉस रहेगा, इधर 9,000 प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं इस प्रॉफिट को 9,000 को एग्जिट कर दूंगा, तो नेट तो मेरा लॉस ही रहेगा 11,000 का। लेकिन फिर हम वेट करेंगे, अगर फिर वहाँ से मूव करेगा जैसे 25 या 2525 या 50 तक आएगा, फिर मैं इसकी कॉल को सेल कर दूंगा। फिर नीचे ऐसे कर करके ये जो अपना लॉस है ना, इसको थोड़ा कवर कर लेना। कि अगर मान लीजिए कि ये माल ऊपर जाता ही नहीं, नीचे ही रहता है, तो जो हमने ये कॉल को सेल, ये दोस्तों वैसे कॉल जो ना गलती से मैंने ये है 2600 की कॉल को मैंने सेल करना था, उसका प्रीमियम तो थोड़ा कम होना था। ये देखिए 2600 की, ये गेम उल्ट होगी ना सारी। ये 2600 की पुट, ये 2600 की पुट को सेल कर दिया। तो जहाँ पे मैंने 2600 की ही कॉल को सेल करना था, 2600 की ही कॉल को सेल करना था, लेकिन ये वहाँ पे ऐड किए थे, मैंने देखा ना जल्दी से, तो ये वाली होगी। तो कोई इतनी बात नहीं, इसमें मेरा 800-900 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने इसको हेज कर के छोड़ दिया कि मान लीजिए वेडनेसडे अगर ये फिर नीचे आएगा। अब मुझे आप मेरी बात समझेंगे ना, अगर ये नीचे आ गया तो कल आज 2500 तक भी गया, 2488 तक भी आया था, तो ये तो मेरा 100 तक प्रीमियम चला गया। तो जब ये 100 तक प्रीमियम गया था तो लॉस तो मेरा 20,000 शो कर रहा था, तो उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। अब क्या होगा, अब ये मंडे परसों वेडनेसडे अगर ये 2500 तक आएगा तो इसका फिर लॉस 20,000 हो जाएगा। 20,000 से थोड़ा कम ही होगा, वो टाइम टीके की वैल्यू बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसमें 9,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये मैं इसको स्केयर ऑफ कर दूंगा, तो फिर नेट लॉस तो 11,000 ही रह जाएगा, जैसे आज इसका 12,000 है। तो ऐसे करके फिर जैसे ये थोड़ा सा मूव करेगा, ऊपर जाएगा, तो मैं इसको फिर ऑर्डर डाल दूंगा, इसको हेज कर दूंगा। तो ऐसे करके भी दोस्तों थोड़ा सा अपना देखना पड़ता है। आगे दोस्तों अगर मार्केट के मूड की बात करें तो मार्केट मूड अब काफ़ी एक्सट्रीम फियर हो गया, काफ़ी डर सा लोगों में फैल गया कि मार्केट गिर सकती है। एक्सट्रीम ग्रेड की बात करें, जो 25 था ये फियर था, तो आज 19 पॉइंट, देखिए कितनी स्पीड, 1 अगस्त में ये 65.31 था, तो आज ये 19.70 हो गया, एक्सट्रीम फियर आ गया। तो जो दूसरे इंडिकेटर हम उसकी बात करें, US डॉलर इंडेक्स की बात करें, तो ये आज 103.075 हो गया, जो बढ़ गया, काफ़ी बड़ा आज
तो ये हमारे अगेंस्ट है, ये हमारे अगेंस्ट है। और वहीं क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल आज थोड़ा सा नीचे आया जो हमारे फेवर में है। तो यूएस आइनर की बात करें तो यूएस आइनर भी आज बढ़ गया, लगभग काफ़ी बढ़ गया, आज काफ़ी पॉइंट बढ़ गया, तो ये हमारे अगेंस्ट है। तो 10 ईयर यील्ड की बात करें तो ये भी आज थोड़ा सा बड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन है ये न्यूट्रल ही हम इसको मान सकते हैं। तो दोस्तों 4 में से 2 इंडिकेटर हमारे अगेंस्ट है, एक फेवर एक न्यूट्रल है। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बाज़ार का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप उस हिसाब से पोजीशन बनाकर चलें, जो आपको स्टॉक बताएं आप उसमें अच्छी तरह से अपनी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अब ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।